Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की और वक्त है साल 2022-23 का। साल 2022-23 में कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अचानक बेंगलुरु का जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ और आसपास के जो छोटे दूसरे रेलवे स्टेशन हैं, उन अलग अलग रेलवे स्टेशंस में लावारिस लाशों का मिलना शुरू हो गया। ये लावारिस लाशें कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, किसी बैग के अंदर, कभी किसी ट्रेन की बोगी में, किसी बोरी में, तो कभी किसी ड्रम में पड़ी हुई मिल रही थी। और पुलिस लगातार इन अलग अलग लाशों को रिकवर करती, बरामद करती, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती और तफ्तीश करने की कोशिश करती, लेकिन पुलिस के हाथ कई मामलों में खाली रहे। 3 तो केस स्टडीज़ मेरे सामने हैं जिनका सबसे पहले मैं आप सबके सामने जिक्र करूंगा। एक लाश मिली पीले रंग की बोरी में, और वो लाश मिली एक ट्रेन में। बायप्पाहल्ली EMU स्पेशल ट्रेन है। इस ट्रेन में 6 दिसंबर 2022 को पीले रंग की एक बोरी में एक लड़की की लाश मिली। तकरीबन यही 25-30 साल की लड़की रही होगी, लेकिन जो लाश थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी, डिकम्पोज्ड स्टेट में थी। तो पुलिस ने उसे रिकवर किया, उसकी पहचान करने की बहुत कोशिश की, तफ्तीश करने की कोशिश की, केस आगे बढ़ाने की, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाया। ठीक इसी तरह से कुछ दिनों के बाद 4 जनवरी 2023 को फिर से एक डेड बॉडी मिली, और ये भी एक महिला की लाश थी। और ये लाश मिली यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बिल्कुल आखिर में। पुलिस ने इसको भी रिकवर किया, तफ्तीश करने की कोशिश की, लेकिन कोई लीड, कोई हेडवे नहीं मिल पाया। ये केस भी अभी तक अनसुलझा है। इसके बाद 13 मार्च 2023 को सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है बेंगलुरु में, वहाँ पर एक नीले रंग के ड्रम में एक महिला की लाश मिली जिसकी उम्र वही 25 से 30 साल के आसपास थी। और इस मामले में भी उस महिला की पहचान जो है शुरुआती तफ्तीश में नहीं हो सकी। लेकिन हर केस, हर मामला अपने आप में अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसी मोडस ऑपरेंडी दिख रही है तो ये केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। कई बार ऐसा लगता भी है कि शायद एक दूसरे से कनेक्टेड हों, लेकिन पुलिस हर केस को इंडिपेंडेंटली और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो शुरू के जो 2 केसेस हैं उसके बारे में पुलिस को बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन ये जो तीसरा केस था जहां 13 मार्च को बॉडी मिली नीले रंग के ड्रम में, उस मामले की जांच में पुलिस को कुछ उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। असल में पुलिस ने जिस जगह पर ड्रम में ये लाश रखी गई थी, या मैं कहूँगा कि फेंक दी गई थी, उस जगह के आसपास के कुछ CCTV फुटेज पुलिस को मिले, जिसमें पुलिस को कुछ संदिग्ध लोग भी नज़र आए। लेकिन ये संदिग्ध लोग कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे, इन सारी बातों का पता कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चेहरे इनके साफ साफ नज़र नहीं आ रहे थे। तो CCTV फुटेज में कुछ पिक्चर्स ज़रूर थे, लेकिन ये कोई प्रॉपर क्लू इसे हम नहीं कह सकते। तो पुलिस जो है थोड़ा परेशान थी, और इस केस को सुलझाने में भी पुलिस को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब ये बॉडी मिली तो सबसे पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस डेड बॉडी को देखा था, लेकिन चूंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जिम्मेदारी रेलवे की संपत्तियों का हिफाजत करना होता है, तो उसने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसे हम GRP कहते हैं, उसको बुलाया और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से कहा कि प्लीज़ आप इस मामले की तफ्तीश कीजिए। और चूंकि उनके जुरिस्डिक्शन का मामला था, तो GRP एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल में जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के GRP ने इस मामले की छानबीन शुरू की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, CCTV फुटेज मिला, लेकिन इसके अलावा और कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लू शुरू में पुलिस को नज़र नहीं आई। इत्तेफाक से ये बॉडी भी जो है वो ख़राब होने लगी थी। बहुत सड़ चुकी थी ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ख़राब हो रही थी, डिकम्पोज्ड हो रही थी, और इसे देख कर लगता था कि शायद एक दो दिन पहले ही इस महिला की हत्या की गई होगी। तो पुलिस ने छानबीन के क्रम में जो नीले रंग का ड्रम था उससे भी बहुत बारीकी से देखना शुरू किया, उसका भी बहुत बारीकी से मुआयना करना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को एक लीड मिली। इस नीले रंग के ड्रम में एक एड्रेस और एक आदमी का नाम लिखा हुआ था। बेंगलुरु पुलिस
को छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि नॉर्थ इंडिया से यानी उत्तर भारत से जो मज़दूर ट्रैवल करते हैं, बेंगलुरु आते हैं, वो कई बार इस तरह के ड्रम्स में अपने घरेलू ज़रूरत की चीज़ें लेकर आते हैं। और चूँकि ड्रम जो है एक पैकेज टाइप का मामला होता है जिसमें सारी चीज़ें आप स्टफ़ कर दे सकते हैं, भर दे सकते हैं, तो ये बड़ा एक प्रैक्टिस सा है वहाँ। और न सिर्फ लेकर आते हैं बल्कि अक्सर चूँकि ड्रम, नीले रंग के सारे ड्रम एक जैसे तकरीबन दिखने में होते हैं और वैसे ड्रम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मज़दूर जो है उस पर अपना नाम और पता भी लिख देते हैं, एड्रेस भी दर्ज कर देते हैं ताकि खोए नहीं। तो ये जो नीले रंग का ड्रम था, इसमें भी एक नाम और पता लिखा हुआ था। लेकिन क्या जिसका नाम लिखा हुआ था या जिसका ये पता था, क्या वही कातिल था? उसका कत्ल से डायरेक्टली कोई रिलेशन था या नहीं? ये सब अभी सवाल जो है वो अनसुलझे थे। तो नाम उसमें लिखा हुआ था किसी जमाल का, और एड्रेस जो था वो था कालासिपाल्या, एक जगह है बेंगलुरु में, वहाँ का। ये जो कालासिपाल्या और आसपास का इलाका है, यहाँ बहुत से उत्तर भारत के लोग रहते हैं और ख़ासकर जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले मेहनतकश लोग, उनकी एक बड़ी आबादी इस इलाके में है। तो पुलिस को जब पता चला और उस पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली, तो पुलिस ने सोचा कि एक बार जाकर ये चेक करना चाहिए कि उस एड्रेस पर कोई जमाल रहता भी है या नहीं। लेकिन पुलिस को यह भी लगा कि अगर हम वहाँ पहुँच जाएं और सपोज़ अगर वो जमाल का घर हो ना हो, अगल बगल में कहीं जमाल रहता हो, तो पता चला कि जमाल फिर वहाँ से भी भाग गया, हम गिरफ्तार ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो है हमें थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। ये सोचकर कुछ पुलिस वालों ने जो है मज़दूरों का भेष धरा, यानी जिस तरह से मेहनतकश लोग दिखते हैं, मान लीजिए दाढ़ी थोड़ी बड़ी हुई हो 1 या 2 दिन, और बनियान लुंगी पहन लिया, और परेशान थके हुए चेहरे के साथ 1-2 पुलिस वाले जो है उस एड्रेस पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी और पूछा कि क्या जमाल भाई यहीं रहते हैं? तो पता चला कि हाँ, जमाल भाई तो यहीं रहते हैं, लेकिन अभी घर नहीं है। इनसे पूछा गया कि भाई आप लोग कौन हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम जमाल भाई के मिलने वाले हैं, तो उनसे ही मुलाकात करनी थी। तो घर में पुलिस को 3-4 लड़के नज़र आए, लेकिन इन लड़कों में कोई भी जमाल नहीं था। उन्होंने इंश्योर किया, बताया कि नहीं, जमाल तो घर में नहीं है। तो खैर ये एक बात तो पता चल गई कि जमाल उसी मकान में रहता, उसी घर में रहता है। और पुलिस वाले चूँकि भेष बदल कर आए थे, तो उस वक्त पुलिस वाले वापस गए, लेकिन फिर फ़ौरन ही पुलिस की एक टीम प्रोफेशनल प्रॉपर ड्रेस में वो इस एड्रेस पर पहुंची, और इस एड्रेस में मौजूद 3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये 3 लड़के हैं, 21 साल का कमाल, 28 साल का तनवीर और 25 साल का शाकिब। ये सारे जमाल के जानने वाले हैं, जमाल के रिलेशन में। छानबीन में ये क्लियर हुआ कि ये सारे के सारे लोग बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, और जमाल से इनकी मुलाकात है, इनकी जान पहचान है। अब चूंकि पुलिस के हिरासत में 3 लोग आ चुके थे, तो पुलिस से ऑब्वियसली पुलिस को पूछताछ भी इनसे करनी थी, और इनको भी पुलिस से पूछना था कि भाई हमें क्यों पकड़ लिया। तो इन्होंने भी पुलिस से पूछा, और पुलिस ने भी इनको बताया कि देखो, एक महिला की लाश हमें मिली है, और वो लाश जो है एक नीले रंग के ड्रम में थी, जिस ड्रम में जमाल का नाम और ये पता लिखा हुआ था। तो क्या मामला है, बताओ, लाश देखकर तुम पहचान पाओ तो ये बताओ। तो उन लड़कों को जब लाश की तस्वीरें दिखाई गई और इसके बारे में पूछा गया, तो उन लड़कों ने फ़ौरन जो है मरने वाली महिला को पहचान लिया, और उनका कहना था कि देखिए, जमाल का इससे डायरेक्टली कोई लेना देना है या नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम इस महिला को पहचानते हैं, और इसका नाम तमन्ना है, और ये हमारे तरफ की ही, यानी बिहार के ही, हमारे ही ज़िले की रहने वाली है। अब पुलिस ने कहा कि भाई तमन्ना तो ठीक है, तमन्ना है, तमन्ना की हत्या हुई है, लेकिन तमन्ना की हत्या किसने की? क्या जमाल ने की या किसी और ने की? तो इसका जवाब भी इन लड़कों के पास नहीं था। ये तीनों लड़के अनअवेयर थे। हो सकता है कि ये कहीं बिहार से बाहर से आए हों, यहाँ इन्होंने शेल्टर ली हो, बाद में फिर इन्हें कहीं काम पर जाना हो। मज़दूर आते हैं अलग अलग जगहों से, तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। भाई, संघर्ष का जीवन बहुत कठिन होता है, गरीबी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो ये लोग जो हैं वहाँ रुके हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा जानकारी इनके पास नहीं थी, लेकिन तमन्ना को इन लोगों ने पहचान लिया था, अलबत्ता क्योंकि तमन्ना उनके उस तरफ की ही रहने वाली थी। जब और जानकारी जुटाने की कोशिश हुई, तो ये पता चला कि तमन्ना का जो पति है उसका नाम है इंतखाब, और इंतखाब जो है एक एसी मैकेनिक है, जो बेंगलुरु के ही एनेकल इलाके में रहकर काम किया करता है। अब पुलिस
इनसे ये पूछ रही थी कि भाई अगर पति इंतखाब है और वो कहीं और रहता तो तमन्ना की लाश यहाँ रेलवे स्टेशन में कैसे आई और पति कहाँ है, उसका क्या रोल है। तो इस सिलसिले में जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो फिर एक और कहानी निकल कर सामने आई। पुलिस को ये पता चला कि ये जो इंतखाब है ये तमन्ना का दूसरा पति है और पहला पति जो है उसका नाम है अफरोज़। अफरोज़ भी बिहार का रहने वाला है। अफरोज़ के साथ प्रॉपर तरीके से निकाह तमन्ना का हुआ था और दोनों कुछ समय तक साथ भी रहे, लेकिन पति पत्नी के बीच में अनबन होती थी और इस बीच ये जो इंतखाब है ये अफरोज़ का ही एक रिलेटिव है, इसके साथ तमन्ना की आंखें चार हो गई। तमन्ना का अफेयर जो है पति को छोड़कर इस इंतखाब के साथ शुरू हो गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, शुरू ही हो गया होता मान लीजिए और ख़त्म हो गया होता तो बात कुछ और थी। यहाँ ये जो तमन्ना है ये इंतखाब के साथ घर से भाग गई, फरार हो गई और सिर्फ भागी नहीं, इंतखाब के साथ उसने शादी भी कर ली, यानी अपने पति को उसने छोड़ दिया और शादी कर ली। अब गांव देहात में, ऐसे तो शहरों में भी इस तरह के बिहेवियर को बहुत एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गांव देहात में ये सीधे सीधे मान प्रतिष्ठा, सामाजिक इज्जत इन चीज़ों से जुड़ जाती है। तो जब तमन्ना जो है अफरोज़ को छोड़कर इंतखाब के साथ भाग गई तो और परिवारों के साथ साथ खुद इंतखाब के परिवार के लोग बहुत नाराज़ हुए और उनको ये लगा यार कि हमारे बेटे ने तो गलती की ही, पता नहीं किसी दूसरे की बहू को ये भगा कर ले गया, इसने पूरे गांव में हमारी नाक कटा दी। तो इंतखाब का परिवार जो है वो बहुत गुस्से में था और वो इंतखाब से और तमन्ना से वो चिढ़े हुए थे, वो इन दोनों को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये लोग बिहार छोड़कर चले आए थे बेंगलुरु और यहीं पर ये बस गए थे, रह रहे थे और जून 2022 से ये लोग बेंगलुरु शिफ्ट कर चुके थे और यहीं रह रहे थे। इनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन चूंकि गांव के लोग और परिवार के लोग नाराज़ थे तो इनकी ज़िंदगी में अभी ग्रहण लगना बाकी था, यानी ज़िंदगी में असली मुश्किल आनी अभी बाकी थी। हुआ ये कि इंतखाब का एक भाई है, जिस भाई ने इसको बुलाया अपने घर में और वो घर भी उसी कालासीपाल्या इलाके में है जहाँ पर ये जमाल रहा करता है। तो इसका इंतखाब का जो भाई है, नवाब नाम है उसका, नवाब और जमाल एक दूसरे के दोस्त हैं, जानने वाले हैं, रिलेशन में भी और दोस्त भी है। तो नवाब ने एक रोज़ अपने भाई इंतखाब को बुलाया और साथ में बुलाया अपनी भाभी को भी, यानी तमन्ना को, और बातचीत करनी थी उसी शादी के मसले पर कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया और भागना नहीं चाहिए था, परिवार की नाक कटा दी, इसको छोड़ो, यही सारी बातचीत होनी थी। तो नवाब ने जब इंतखाब को बुलाया तो इंतखाब अपनी पत्नी तमन्ना के साथ नवाब के कमरे पर वहाँ पहुँचा कालासीपाल्या में और वहाँ पर जमाल भी था। इन लोगों ने पहले इंतखाब से और तमन्ना से सवाल जवाब शुरू किए और धीरे धीरे बातचीत जो है वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो गई, यानी आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा काफ़ी तेज़ हो गया क्योंकि इंतखाब अपने किए पर उसको कोई अफसोस नहीं था और उसे लगा कि भाई जिससे प्यार किया उसको लेकर आ गया, मुझे क्या दिक्कत है। और तमन्ना का ये ऐसा कहना था कि अफरोज़ मेरा पति ठीक नहीं था, मैंने अपनी मर्ज़ी से मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मैं इंतखाब के साथ आ गई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लड़ाई शुरू हो गई बहुत तेज़। इस पर नवाब ने इंतखाब को अकेले में बुलाया और कहा कि देखो तुम मेरे भाई हो, तुमको मैं समझा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और मैं एक बार भाभी से बैठकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये गांव का परिवार का मसला है, इस मसले को हमें हल करना है। जब हमारी बातचीत हो जाएगी तो मैं भाभी को यानी तमन्ना को तुम्हारे पास खुद ही छोड़कर आ जाऊँगा तुम्हारे कमरे में। अब ये जो इंतखाब है ये कहीं और रहता था, अपनी पत्नी के साथ आया था, लेकिन जब भाई ने उसे समझाया तो वो इस बात के लिए राज़ी हो गया और उसको लगा कि चलो ठीक है, तमन्ना थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन इंतखाब के पीछे मुड़ते ही तमन्ना जो है अपने देवर और उसके दोस्तों के बीच अकेली फंस गई। इसके बाद नवाब ने अपने दोस्तों जमाल, मसर, असब और साबुल, इन लोगों के साथ मिलकर प्लान करके तमन्ना की गला घोंटकर हत्या कर दी। इंतखाब वहाँ इंतज़ार करता रहा कि मेरी बीवी लौटेगी, लेकिन बीवी कभी नहीं लौटी क्योंकि बीवी का कत्ल हो चुका था और बीवी का कत्ल होने के बाद अब लाश फेंकने की, सबूत मिटाने की बड़ी चुनौती थी। तो जमाल जो वहीं पास में रहता था, उसके पास एक नीला ड्रम था, वही ड्रम जो मैंने आपको बताया कि
बहुत सारे मज़दूर जो है वो उत्तर भारत से साउथ इंडिया जाने वाले उस तरह के नीले रंग के ड्रम में अपनी चीज़ों को लेकर जाते हैं। तो ऐसा ही एक ड्रम जमाल के पास था जो अभी खाली पड़ा हुआ था, उस ड्रम में कोई सामान नहीं था। तो जमाल ने वो ड्रम जो है वो देने के लिए राज़ी हो गया और जमाल वो ड्रम लेकर आया जिसमें इन लोगों ने तमन्ना की लाश को मोड़ तोड़ करके फिट कर दिया, उसके अंदर ठूंस दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस ड्रम पर जमाल का पता और नाम लिखा हुआ था और इन लोगों ने उस लाश को ठिकाने लगाने के दौरान जो है इनके दिमाग में या ध्यान में वो बात नहीं आई कि वो पता या नाम जो है उसको हटा दिया जाए या खुरच दिया जाए या मिटा दिया जाए। कातिल जो है वो कत्ल तो करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ सुराग या गलती जो है उनसे हो ही जाती है, इसीलिए सुराग पीछे छूट जाते हैं। तो ये मामला भी ऐसा ही था। फाइनली जिस पते का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ उसी पते के सहारे पुलिस पहले जमाल के एड्रेस पर पहुंची, लेकिन जमाल के एड्रेस पर जो 3 लड़के मिले वो तीनों के तीनों लड़के इनोसेंट थे। उन्होंने जमाल के बारे में जानकारी तो दी, मरने वाली महिला तमन्ना के बारे में भी जानकारी दी, लेकिन उन्हें कत्ल का और कातिलों का नहीं पता था। तो पुलिस ने उनको तो छोड़ दिया जिनका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, लेकिन नवाब जो मेन कातिल था उसे, जमाल को, मसर को, असब को और साबुल को, इन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का मामला जिसमें नीले रंग के ड्रम में एक महिला की लाश मिली थी उसे बेंगलुरु पुलिस ने अपनी तफ्तीश की बदौलत सुलझाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन ये एक केस स्टडी है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इससे पहले भी इस तरह की लावारिस लाशें वहाँ बेंगलुरु में मिली थी, लेकिन उन केसेस को अभी तक पुलिस सॉल्व नहीं कर सकी है। खासकर मैंने आपको जिन 3 केस स्टडीज़ का जिक्र किया उसमें से 2 केस अभी भी अनसुलझे हैं, एक केस पुलिस ने अलबत्ता सॉल्व कर लिया है। तो ये थी आज की कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर और पुलिस की तफ्तीश पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक स्टोरी मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में 2018 में एक कत्ल की घटना हुई थी जिसमें एक महिला को बीच सड़क पर, सुनसान सड़क पर गोली मारी गई थी और उस मौत को पहले लोगों ने एक्सीडेंट समझा था, लेकिन जब जिस्म से गोलियां निकली तो पता चला कि मामला कत्ल का है। फिर तफ्तीश हुई तो बहुत ही शॉकिंग स्टोरी सामने आई। महिला के कत्ल में एक मॉडल जिसका मुंबई से कनेक्शन था उसका हाथ सामने आया। क्या थी वो कहानी, अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। सुप्रतिम से सुनिए के हेडर के अंडर में आपको वो कहानी सुनने को मिलेगी। और इसके अलावा जो कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, आइए उसमें से कुछ कमेंट्स जो है मैं फ़िलहाल पढ़ता हूँ। भोला शर्मा जी ने कमेंट किया, उन्होंने थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टोरी लिखा है। विकास पांडे जी का भी कमेंट है, उन्होंने कहा है कि वाकई काफ़ी खूबसूरत ये बात जो बोला वो बात है। एनीवे, देखिए क्या है, जब मैं पिछली स्टोरी सुना रहा था तो मैं उस मॉडल का जिक्र कर रहा था जिसने कत्ल किया और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जाहिर है कोई मॉडल का जिक्र होता है आपके दिमाग में कैसी तस्वीर उभरती है, यही उभरती होगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत सी कोई लड़की हो जो काफ़ी लंबी छरहरी हो। आमतौर पर मॉडल ऐसी ही होती है। तो मैंने वो कहा था कि वो मॉडल काफ़ी खूबसूरत है। इस बात को विकास पांडे जी ने पकड़ लिया और पकड़कर उन्होंने कुछ इमोजीज भेजी और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा मॉडल के लिए कहा। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग, आपको पूरा हक है। प्रदीप भांबू जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीके चंद्रा जी का कमेंट है, स्वागत आपका। गुरप्रीत सिंह जी, इसरार शेख साहब महाराष्ट्र से हैं, इनका ये कहना है कि अगर पत्नी तलाक मांग रही थी तो पति को तलाक दे देना चाहिए था कत्ल करने की जगह। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो काम सीधे हो सकता है लोग उसके लिए टेढ़े रास्ते अख्तियार कर लेते हैं और उसका बड़ा नुकसान होता है। ये मामला कुछ वैसा ही है। देखिए, पहले तो इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी और के साथ अफेयर में रहकर अपना परिवार तबाह कर ले, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इस मुकाम तक पहुंच गया है, जस्टिफाई फिर भी मैं इसको नहीं कर सकता, पर्सनली तो कतई नहीं कर सकता, तो भी तलाक लीजिए, कम से कम किसी का कत्ल वत्ल मत कीजिए। शाहिदो बेरा नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा कम पकाया करो, डायरेक्ट कहानी ही सुनाया करो। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी साहब, कोशिश करूँगा कि डायरेक्ट कहानी सुना दूँ। पौर्णा चैटर्जी के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है कि दादा, इन्होंने अच्छा जिस तरह इंग्लिश होती है ना, तो इस तरह से इंग्लिश और बंगाली का मिक्स लैंग्वेज इन्होंने लिखा और इन्होंने लिखा है कि कोई सवाल जवाब का सिलसिला अब जो है पिछले कुछ दिनों से मैंने बंद कर दिया है, वो क्यों, उस सिलसिले को मुझे फिर से शुरू करना चाहिए। उन्होंने बांग्ला में लिखा है, अच्छा दादा आजकल আপনি আর কোনো কোশ্চেন করেন না, आगे একটা করে কোশ্চেन করতেন बेस भालो लगता। ओके, इन्होंने एक दूसरी बात कही है, इन्होंने ये कहा है कि पहले जो है मैं अपने इस प्रोग्राम में आखिर में कोई एक सवाल पूछा करता था, जिस सवाल का जवाब मैं एक्सपेक्ट करता था कि आप लोग दें। उसमें से बहुत सारे सवाल जो है बहुत कॉमन भी होते थे जिसका जवाब बहुत सारा मिलता था, और बहुत सारे ऐसे सवाल होते थे जो टफ होते थे जिसका जवाब
कम मिलता था। तो इनका ये कहना है कि उससे भी लोग जो है थोड़ा इस तरह के प्रोग्राम को देखना पसंद करते थे और लोगों को अच्छा लगता था। तो प्लीज़ आप वैसा एक सवाल जो है इस प्रोग्राम के अंत में ज़रूर लेकर आया करें। चलिए, ये बढ़िया सजेशन है, इसके बारे में सोचूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जी, इनका नाम का एक बार जिक्र करना चाहूँगा, ये पर्णा चट्टराज है। एनीवे, स्वागत आपका। प्रकाश पी के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने शॉकिंग लिखा है। कैलाश समथिंग के नाम से उनका सरनेम है। समथिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाम के साथ सरनेम जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ नहीं सकते। उन्होंने ये कहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है अलग अलग करके पढ़ना। फायर आर्म्स के बारे में उन्होंने लिखा है कि हमारे देश में फायर आर्म्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, देसी और हैंडमेड गन जो है वो आसानी से तो मिलते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स जो है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते भी हैं। अलग से इनकी दुनिया है, रैकेट चलता है इनका। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। और बीर जुना देई बम, कुछ इस तरह से इनका नाम है। मैं नाम ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले मित्र हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के नाम जो है थोड़ा सा अनकॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू, मतलब हमारी जो दुनिया है उसके मुकाबले अनकॉमन होता है। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए तो वो कॉमन ही होगा नाम शायद। तो बहुत बहुत स्वागत आपका दोस्त, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं। और इन्होंने ये लिखा है कि हेलो सर, आई रियली लाइक योर एलोक्वेंट वे ऑफ नैरेटिंग द स्टोरीज, प्लीज शेयर सम यूनिक स्टोरीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ एक अखबार हैं उन अखबारों को पढ़ता हूँ, या तो वहाँ क्राइम कम होता होगा या फिर रिपोर्टिंग शायद उस तरह से नहीं होती जिस तरह से अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्राइम की रिपोर्टिंग होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट की स्टोरीज़ आती भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की इन डेप्थ स्टोरीज़ तो पढ़े हुए मुझे महीनों बीत गए हैं, तो फिर भी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कुंदन पाल ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है। और भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग रुपए पैसे लेकर किसी का कत्ल करते हैं, यानी सुपारी किलर्स होते हैं, उनको सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए किसी दूसरे की जान लेते हैं। बिल्कुल, फांसी पर तो जो कत्ल की साजिश रचता है उसे भी चढ़ा देना चाहिए, मैं यही कहूँगा। फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर मैं किसी नई स्टोरी, किसी वाक़े के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।